क्यों असफलता का रोना है जब मेहनत से सब होना है। क्यों हार गए क्या बात हुई, जाने कैसे ये रात हुई। ये रात व्यर्थ ना जाने दो, सब सोते हैं तो सोने दो। उठो और लक्ष्य पर निशाना साधो, तुम क्या हो क्या कर सकते हो, जग को अभी बता दो तुम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पल पल इंडिया। मैं प्रखर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच खास वार्ता में, खास बातचीत में एक खास मेहमान, भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य दायित्व में रह चुके पार्षद कमलेश अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। पल पल इंडिया को, पल पल इंडिया न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कोरोना काल में जिस तरह से आपने अपनी टीम के साथ में जो जागरूकता लोगों तक पहुंचाई, जरूरतमंद लोगों तक आप पहुंचे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव कैसा रहा? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोरोना काल हिंदुस्तान में चालू हुआ तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव जबलपुर में निकले। लेकिन मैं देख रहा था कि जब जनता कर्फ्यू लगा था तो उस समय ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि कोरोना इतना भयावह रूप ले लेगा। मगर जब हमें लगा कि ये लगातार, हमने देखा कि 2-4 दिन बाद लगातार फिर ऐसा लगा कि लॉकडाउन की स्थिति बनती जा रही थी, तो हमने देखा कि कई ऐसे व्यक्ति थे जो रोजंदारी में काम करते थे, रिक्शे वाले थे, हमारे बैंड वाले थे, कुली भाई थे, ये सब लोग परेशान होना शुरू हो गए। और जब ये परेशान होना शुरू हो गए तो निश्चित रूप से यदि हमने मानव का जन्म लिया है तो हमें कहीं ना कहीं जाकर सेवा भावना दिखानी पड़ती है। और जो आदमी सक्षम है उनको तो सेवा करने का मौका अच्छा मिला है। और मैं जबलपुर के सभी एनजीओ को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। उसमें भी कहीं जाके हमारा भी रोल था कि हमने 1 हफ्ते बाद से सबसे पहले हमने भोजन बनाना शुरू किया, लेकिन उससे हमको संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगा कि अब लोगों को कच्चा अनाज भी देना पड़ेगा। जहाँ तक भोजन की बात थी तो भोजन पूरे लोगों को नहीं पहुँच पाता था, लेकिन कच्चा अनाज में ये है कि आप घर घर जाकर अनाज दे सकते हो। तो हमने उसका किट तैयार किया, लगातार लोगों को भोजन दिया, अनाज दिया। लेकिन उसके बाद हमें ये लगने लगा कि जब ये पेपरों में और मीडिया के माध्यम से लगा कि जो हमारे श्रमिक भाई आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर, जब वो अपने अपने गांव जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको बहुत रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी थी। इसके अलावा उनके पास कोई साधन नहीं था। कोई पैदल आ रहा है, कोई अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा, कोई ऑटो से आ रहा, कोई अपनी टैक्सी से आ रहा। तो लगातार इस बात को देखते हुए हमें लगा कि क्यों ना हम इनकी सेवा करें। तो हमने बाईपास पे एक श्रमिक रसोई की स्थापना की, और मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग हम कम से कम 10,000 लोगों को रोज भोजन कराते थे। क्या बात। और जितने हमारे जो गरीब भाई थे, मजदूर भाई थे, उनके लिए हमने जूते चप्पल, जो नंगे पाँव आते थे उनको जूते चप्पल पहनाए, उनको मास्क दिए और उनको अच्छा अच्छा भोजन करवाए, मठे की व्यवस्था करवाए, जूस पिलवाया, ठंडा पानी, सभी प्रकार की हमने व्यवस्था कराई। लगातार हमारी टीम इस बात को ये सोचती रही कि हमें इनकी कोई भी कमी नहीं होने दें। हमने इस प्रकार की सेवा की, और मैं अपनी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किए। आज मैं जो कुछ हूं, मैं अपनी टीम के कारण। बहुत अच्छी बात आपने कही कि उस विपत्ति के, संकट के वक्त में आपने लोगों का इतना बढ़ चढ़ के सहयोग किया। लेकिन अभी का जो दौर चल रहा है कि जबलपुर शहर में, संस्कारधानी में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, और हॉस्पिटल्स में असुविधाएं बहुत है, प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है, असुविधाएं बहुत है। तो क्या कहना चाहेंगे इन असुविधाओं को लेकर जिससे आम जन को समस्या हो रही है? एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में कोरोना बहुत ज्यादा स्तर में फैल चुका है। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आदमी मेडिकल जाता है, क्योंकि मेडिकल के नाम से आदमी घबराता है कि हम मेडिकल जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कम से कम 50 से 60 कोरोना पेशेंट को वहाँ भर्ती कराया, और लगातार मुझे देखने में आ रहा कि 80% 90% लोग ठीक होके आ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि कम से कम लोगों के मन में एक विश्वास जगाना पड़ेगा कि आप मेडिकल में भर्ती हो, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होना हर आदमी के बस की बात नहीं है। जो आदमी कमजोर स्थिति का है वो आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा सकता। हाँ, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी तो प्रशासनिक व्यवस्था में होती है, और इस बात को बाकायदा ध्यान में करा जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि भी, हमारे सांसद महोदय लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इससे लोगों को सुविधा अच्छी से अच्छी मिले। मैं तो मेडिकल के सभी चिकित्सक को ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी अपने लिए जी रहा है, मगर जो दूसरों के लिए जीता वही सच्चा इंसान होता है। क्योंकि आज डॉक्टरों को भगवान के रूप में देखा जाता है, और यदि आज डॉक्टर हमारे मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और अच्छा इलाज करेंगे तो निश्चित रूप से ऊपर वाला भी उनको आशीर्वाद देगा और जनता की शुभकामनाएं भी उनको मिलेगी। तो मेरी सोच तो ये है कि लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए।
और यदि आपको लगता है कि कहीं कोई कमजोरी है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाइए आप, और लगातार इस बात का प्रयास भी किया जा रहा है कि अच्छी से अच्छी सुविधा हम दे सकें और इस बात का सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा ध्यान दिया जाए। जी, आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना वॉरियर्स हैं, और तमाम जितने सफाई कर्मचारी हैं जो लगातार सेवा करते रहे, लगातार कोरोना काल में अपनी सेवाएं देते रहे और अभी भी दे रहे हैं। लेकिन आपके पास भी ऐसे तमाम फोन आते होंगे, बहुत सारे फोन कॉल्स आते होंगे जिसमें लोग कहते होंगे कि भाई साहब ऐसी समस्या हो रही है, आप निदान करें। तो आप उन समस्याओं का हल तो निराकरण तो करते हैं, लेकिन जो जवाबदेही वहां के लोगों की बनती है उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे उन्हें ये जवाबदेही उठानी चाहिए? ये देखने में आता है, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि यदि मेडिकल में कोई जाता है जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब तक किसी का फोन न जाए तो उनका इलाज अच्छा नहीं होता। जी, तो मुझे इस भावना को खत्म करना और इस बात को इसलिए भी खत्म करना है कि मेडिकल सिर्फ और सिर्फ एक आम नागरिक के लिए बना हुआ है। वहाँ कोई वीआईपी, कोई साधारण आदमी, कोई गरीब आदमी के लिए नहीं है। वहाँ पे हर आदमी एडमिट हो सकता है। तो मेरी सोच तो ये है कि यदि आदमी मेडिकल जाता है तो डॉक्टरों को उनका अच्छे से अच्छा इलाज करना चाहिए, क्योंकि लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि जब आदमी मेडिकल का नाम लेता है कि मेडिकल में भर्ती होना पड़ेगा तो आदमी डरता है, लेकिन आदमी को अपना डर दूर करना पड़ेगा। मेडिकल में इलाज अच्छा हो रहा है और मेरी सोच तो ये भी है कि मेडिकल में इलाज तो अच्छा हो रहा है, मगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ इलाज अच्छा नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारे जनप्रतिनिधि इस बात का प्रयास भी कर रहे हैं और जनता को भी, क्योंकि जनता भी आजकल बहुत जागरूक हो गई है। मेरा कहना है जनता को भी यदि ऐसा लगता है कि वहाँ इलाज अच्छा नहीं हो रहा तो इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, ताकि हम लोग के नॉलेज में ये बात आए तो हम लोग उस व्यवस्था को अच्छी करने का प्रयास करें। जी, बहुत अच्छी बात है सर। बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से अपनी नौकरी, अपना रोजगार खो बैठे हैं, और बहुत सारे मजदूर भाई हमारे जिन्होंने पलायन किया है शहर में, उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया गया है सरकार के द्वारा। तो उनके लिए रोजगार की क्या नई मुहिमें हैं, क्या नई योजनाएं हैं जिनके तहत उन्हें रोजगार प्रदान किया जा रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल था आपका। निश्चित रूप से जब से कोरोना फैला है तो लोगों की आर्थिक तंगी बहुत हो गई है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग के लोगों को ले लो। आप ये सोचो कि बड़े आदमी, छोटे आदमी, मध्यम परिवार के सभी लोग टूट चुके हैं। लेकिन जब बहुत छोटे लोग, नीचे हमारे गरीबी रेखा वाले लोग जब टूटते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो 10,000 रुपये के लोन दिलाए गए हैं, काफ़ी लोगों को मिला है, मगर कुछ लोगों को अभी नहीं मिल पाया है। और वो जिनको नहीं मिला है, लगातार वो कम्युनिकेशन नगर निगम के द्वारा और भी जो संस्थाएं उनके द्वारा बैंक में किया जा रहा है कि कम से कम जो लोगों को लोन अभी मिलना है 10,000 का। क्योंकि क्या है कि आज के समय में जब लोगों को 10,000 का लोन मिलता है तो मैं ये देखने में आ रहा, मैंने भी कई लोगों का लोन करवाया है। जब उनको 10,000 रुपये मिला तो किसी ने सब्जी की दुकान खोला, किसी ने दूध का स्टॉल लगा के बेच रहा है, कोई चाय की दुकान कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि उनके घर का कम से कम गुजारा तो हो जाता है। लेकिन आज ये जरूरत है, और आज के इस समय में यदि ऐसे ही व्यवस्था अगर सरकार के द्वारा और होती है तो निश्चित रूप से जनता को तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि एक तरफ तो बीमारी से झेल रहा है आदमी और दूसरी तरफ गरीबी झेल रहा है, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है। तो मेरी सोच तो ये है कि कम से कम सरकार के द्वारा ये जो सहायता दी जा रही है रेगुलर चलती रहे, ताकि लोगों के मन में एक विश्वास भी जागे कि सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर हमारे लिए कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं। क्योंकि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। आज के समय में आप देख रहे हो कि लोग डर रहे हैं कोरोना से। कोरोना से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जो लोगों को प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि आप मास्क लगा के चलिए, आप झुंड बना के ना बैठिए, आप किसी प्रकार मतलब इस प्रकार का सोशल डिस्टेंस अगर आप बना के रखोगे तो निश्चित रूप से कोरोना को हम हरा देंगे। जी, ये आपने एक बात कही सोशल डिस्टेंसिंग की। आमजन अपने रोजगार के लिए, अपनी आवक के लिए घर से बाहर निकल रहा है, लगातार वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मेहनत कर रहा है, काम पे जा रहा है। तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, कैसे अपने आप को मेंटेन करते हुए और कोरोना से बचते हुए कैसे काम करें, क्या रूपरेखा होनी चाहिए? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई, जैसे आपने कोई सब्जी की दुकान खोले, यदि आपके पास कोई ग्राहक आते हैं और एकदम से भीड़ आ जाती है तो ये आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप ग्राहक जो भी हैं आपके, आप उनको समझाइए कि आप मास्क लगा के आइए और सोशल डिस्टेंस में कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखिए और सामान लीजिए। मगर कहीं कहीं ये देखने में आता है कि जनता भी इसको ना इग्नोर करती है और भीड़ में घुसने की बात करती है और खड़े होने की बात करती है और भीड़ लगा के खड़े हो जाती है।
आज जबलपुर में कोरोना फैलने का एक कारण ये भी है कि लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया। मैं तो जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे वो कोरोना से जीतेंगे। यदि आप सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना उनको निपटा देंगे। जी, आपने अभी 10,000 रुपये राशि की बात करी जो सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी ये मुहैया नहीं हो पाए हैं, तो उनकी शिकायतें हैं कि हमने एप्लीकेशन तो भरा था, फॉर्म भरा था, ऑनलाइन भी भरा था, लेकिन हमें नहीं मिला है, जबकि हमसे जो सक्षम है उन्हें मिल गया। तो इस पे क्या कहेंगे? कहीं कहीं ये अपवाद आया है कि कुछ बैंक वाले इस बात को लेकर गंभीर नहीं है कुछ, और क्योंकि बैंक से मिलना है तो कुछ बैंक वालों ने इस प्रकार की जो हमारी सहायता योजना है इसको रोक दिए हैं या फिर वो टालम टोल कर रहे हैं। तो लगातार इस बात के लिए हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास भी कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, बैंक वालों से लगातार बात भी चल रही है कि आप जल्दी से जल्दी करें। मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सभी को मिलेंगे। जी, बीपीएल कार्ड धारियों की भी जब कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस का समय था, लॉकडाउन था, तब राशन को लेकर बड़ी दिक्कतें थी और अभी भी हैं। जो बीपीएल कार्डधारी हैं उन्हें राशन नहीं मिल रहा है, वो परेशान हैं, तो उनके लिए क्या कहाँ पे वो शिकायत करें, क्योंकि कई बार वो शिकायत करते भी हैं जाके तो उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ 3 महीने पहले जो भी बीपीएल कार्डधारी थे जिनके पास पात्रता पर्ची भी नहीं थी उनको भी 3-3 महीने का अनाज दिया गया और आज तक अभी भी आप देख रहे हो कि हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा पात्रता पर्ची भी बनाई जा रही है, उसको बाकायदा लोगों को बांटा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जाकर सरकार के द्वारा गरीबी रेखा वालों को अनाज तो भरपूर मात्रा में दिया गया, क्योंकि और अगर आप ये सोचो कि सिर्फ अनाज से घर चलता है तो ये असंभव बात है। कई प्रकार की ऐसी बातें होती घर में कि बच्चों के पढ़ाई के लिए और दूसरी कई ऐसे काम रहते हैं जिसके कारण भी खर्चा होता है, लेकिन जहाँ तक अनाज की बात है तो अनाज के लिए तो सरकार ने पूरी मेहनत की और लोगों को अनाज मिला है। जी, सरकार से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जबलपुर के जितने प्राइवेट कॉलेज तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेरा कहना है कि सभी जगह इसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि अभी देखने में आ रहा कि कुछ हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं हो रहा, क्योंकि क्या है कि जो आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहता है वो भी मजबूर है, क्योंकि हर जहाँ जहाँ कोरोना का इलाज हो रहा है वहाँ पे सब हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं। तो मेरी सोच ये है कि कम से कम प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हमारा सहयोग करें, ताकि जो हमारे पेशेंट हैं, जो सक्षम लोग हैं, कम से कम वो वहाँ इलाज करा सकें, क्योंकि हमें हर आदमी का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। और जो हमारे बीपीएल कार्डधारी हैं, जो मध्यम परिवार के लोग हैं, हमारे लोग कर ही रहे, मेडिकल जाते हैं और मेडिकल में भी उनको इलाज मिलता है और वहाँ भी अच्छी सुविधा हो रही है। और लगातार इस बात का प्रशासन भी प्रयास कर रहा है कि कम से कम मेडिकल कॉलेज में तो लोग ठीक होकर निकलें। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, ये तमाम जानकारियाँ आपने दी। एक चीज़, चूँकि आप वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के काफ़ी दायित्वों में रह चुके हैं, आपके क्षेत्र के आम जन से और जबलपुर शहर के लोगों से क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, सबसे पहले तो जनता ये सोचे कि हमें सामने वाले को कैसे स्वस्थ रखना है। यदि हम अपना पालन नहीं करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का तो सामने वाले को नुकसान होगा। सबसे बड़ा मेरा मैसेज ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितनी मदद हो सके आपसे उतनी मदद करें, क्योंकि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास भी लगातार फ़ोन आते हैं कि भैया हमें इस हॉस्पिटल में एडमिट होना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, और कुछ ऐसे इंजेक्शन वगैरह भी आते हैं जो बाजार में मिलते नहीं। वो इंजेक्शन की व्यवस्था हमारी समिति, हमारे जो टीम है, मेरी टीम के द्वारा किया जाता है और लगातार इस बात का भी प्रयास किया जाता है कि हमारी टीम के पास किसी का ही फ़ोन आए तो उनकी व्यवस्था हमको करवाना है। अब तो लोगों के ये भी फ़ोन आते हैं कि भैया हमारे घर में टेस्ट करवा दीजिए, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, सीनियर हैं, ये हैं वो, तो हम टेस्ट कराने वालों को घर भी लेके जाते हैं, बाकायदा उनका कोरोना टेस्ट भी कराते हैं। यदि वो पॉजिटिव निकलते हैं तो उनको अस्पताल भेजने की व्यवस्था करते हैं। हम लोगों ने लगातार इस बात का भी प्रयास किया है कि यदि कोई एम्बुलेंस के लायक है तो हम लोग एम्बुलेंस भी करते हैं अपने खर्चे से, और सभी प्रकार की व्यवस्था जितना हमसे होता है, क्योंकि यदि हम समाज में आए हैं और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यदि समाज में आए तो समाज का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो आदमी दूसरों के लिए जीता है तो कहीं ना कहीं जाके भगवान भी उसके लिए जीता है। बिल्कुल। जाते जाते आपके टीम के लिए और आपके साथ जितने सदस्य काम कर रहे हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे आप? मेरी टीम का मनोबल तो बढ़ा हुआ है, इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि हम लोग समाज सेवा आज से नहीं कर रहे। हम लोगों ने समाज सेवा का दायित्व कम से कम 25 से 30 सालों से करते आ रहे हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं किए कि हमारी टीम ने कि कोई कठिन समस्या आई, गंभीर समस्या आई। जब से भूकंप आया था
भूकंप के समय भी हम लोगों ने सबने हाथ से हाथ मिलाकर काम किए थे। कोई भी समस्या आती है तो हमारी टीम उसके लिए तैयार हो जाती है। हमने लगातार ब्लड डोनेशन का काम किया। हमारा तो जबलपुर में हमने 300 ब्लड एक दिन में हमने 300 लोगों का ब्लड डलवाए हैं, चाहे वो विक्टोरिया हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल हॉस्पिटल हो। लगातार इस बात का प्रयास किया जाता है कि किसी भी प्रकार से ब्लड की कमी नहीं होना चाहिए। और अभी भी आप देख रहे हो कि जबलपुर में जो हमारे NGOs हैं और बाकी जो संस्थाएं हैं वो ब्लड के मामले में बहुत एक्टिव हैं। कलेक्टर साहब, हमारे सांसद महोदय लगातार जनता को प्रेरणा भी देते हैं कि हमें इस बात की ध्यान रखना है कि लोगों को ब्लड देना है, और इस बात का प्रयास किया जा रहा है। और भगवान चाहेगा तो कोरोना से हम जीतेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए, आपका जुड़ने के लिए। आपने बहुत अहम जानकारियां दी हैं। आप भी अपना तब तक ख्याल रखें। फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान से, करेंगे उनसे बातचीत। बने रहें पल पल इंडिया न्यूज़ में।